हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के ऊपर है। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस क्या चीज़ है? ये हमारा एक पेपर है यूजी सेमेस्टर 2 में, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। तो जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 में हैं, अंडर ग्रेजुएट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑनर्स हो, उनको ये पेपर पास करना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है या इसकी तैयारी नहीं की है, तो अभी बेस्ट टाइम है आप लोगों को पढ़ने का। तो इसका डेली एक एक वीडियो मैं डालूंगा, आप लोग डेली इसको पढ़ पढ़ के तैयारी कर सकते हैं अपनी। अभी एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 सप्ताह बाकी है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके 2-3 सप्ताह के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसमें ये पेपर आप लोगों का कंपलसरी पेपर है, सभी सब्जेक्ट का, सभी ऑनर्स के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्लान किया था कि जब ग्रेजुएशन करेंगे तो मैथमेटिक्स नहीं लेंगे, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट है तो फिर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और पास भी करना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बस वही सब पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास की तरह तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे और आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सिलेबस में सबसे पहला चीज़ हमारे पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इसका नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप लोगों के पास बना बनाया नोट्स रहे, आप लोग उसको तुरंत सा रिवाइज कर सको, फिर से आप लोगों को वीडियो देखने का ज़रूरत ना पड़े। वैसे किताब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसका अमेजन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग किताब खरीद सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ने से पहले हम लोगों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता होना चाहिए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या चीज़ होता है, ये शायद आप लोग भूल चुके होंगे, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था, तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में होता है मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। ये तीन चीज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में आता है। इसको निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इन सबका यूज होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में। तो कोई फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हम लोगों के पास डेटा होना चाहिए, जिसको कि हम लोग x1, x2, x3 इस तरह से लिखते हैं, xn। इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप का डेटा का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, मान के चलते हैं 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से हमारे पास डेटा है। एक और एक ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डेटा है, इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, 1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद फिर से 1, उसके बाद 2, फिर से 2, उसके बाद 3 है हमारे पास, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो ये डेटा को हमने अरेंज कर लिया। अब इसका हम लोग नामकरण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है तो हम लोग कोई फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा डेटा हो, संख्या डेटा का बड़ा हो, तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए उसका नामकरण जरूरी होता है फॉर्मूला को बनाने में। तो ये जो पहला डेटा है, ये हमारा पहला डेटा x लिखेंगे, और पहला डेटा है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा दिखाता है कि डेटा में जो पहला डेटा है वो हमारा x1 है। x हमारा डेटा क्यों दिखाएगा और 1
पहला के लिखा है। इसी तरह से ये जो दूसरा डेटा है इसको हम लोग लिखेंगे x2, x डेटा को दिखा रहा है और 2 दूसरा है, ये हमें बता रहा है। उसके बाद तीसरा डेटा को हम लोग लिखेंगे x3। इसी तरह से सारे डेटा का हमने नामकरण कर देना है। तो ये हो गया x4, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, और ये 9th है, और ये 10th है। इस तरह से हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा बन गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10। ये हमारा डेटा का नामकरण हो गया। अब डेटा का नामकरण हो गया, तो अब बड़ा डेटा होगा तो उसको हम लोग एक साथ एक ही बार में ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना। मान के चलिए कि हमारे पास 100 डेटा है, 1000 डेटा है, तो x1, x2 ऐसे करते करते 1000 तक लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। इसके बाद हम लोग नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे 3 डॉट दे देंगे। इसका मतलब है कि ये ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। कहने का मतलब x1 के बाद x2 आ रहा है, x2 के बाद x3 आ रहा है, मतलब एक एक का गैप है, और इस तरह से मेरा 1000 तक जा रहा है। तो ये जो आखिरी वाला नंबर है इसको हम लोग n बोलते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1000 हो गया। उसी तरह से अगर हमारे पास x1, x2 से लेके x100 तक है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और जो लास्ट वाला नंबर हो जाएगा ये हमारा n होगा, n इज इक्वल्स टू 100। तो अब इस तरह से नंबर अलग अलग यहाँ पे होगा तो इसको हम लोग को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x1, x2, x3 लिख देंगे, एक एक का गैप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे xn लिख देंगे, फिर n का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, हम लोगों को वो मिल जाएगा। यहाँ पे n है तो n इज इक्वल्स टू 1000 रखेंगे तो हम लोगों को 1000 तक का डेटा मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। फिर n इज इक्वल्स टू 100 रखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि 100 डेटा है, तो ये वाला केस हो जाएगा। उसी तरह से n इक्वल्स टू 200, n इक्वल्स टू 500, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास n डेटा पॉइंट्स हैं। तो इसका मीन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करके ये जितना भी n डेटा है सबको जोड़ देना है और n से इसको डिवाइड दे देना है, n का जो नंबर है। अगर n इक्वल्स टू 1000 रखेंगे तो ये वाला डेटा आएगा, n इक्वल्स टू 100 रखेंगे तो ये वाला डेटा आएगा, n इक्वल्स टू 500 रखेंगे तो जो उसके लिए डेटा है वो आ जाएगा। इस तरह से n डेटा को जोड़ देंगे और जितना डेटा का संख्या है यानी कि जितना n का वैल्यू है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 डेटास हैं, है ना, 10 डेटा है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख लेते हैं। मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मीन के लिए ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 तक जाएगा, और इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हम लोगों को मीन निकल जाएगा। अब इसको जोड़ना चाहेंगे तो हम लोग जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 1, x3 का वैल्यू है 1, x4 का भी वैल्यू है 1, फिर x5 का वैल्यू है 2 प्लस x6 का वैल्यू है 2, x7 का वैल्यू है 3, फिर x8 का वैल्यू है 4, फिर x9 का वैल्यू है 5, x10 का वैल्यू है 6। इसको हमने सब लिख लिया, यहाँ से लिखा है, हाँ ये वाला x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x10 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं जो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ। अब n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 10 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड दे देंगे। अब इसको जोड़ के हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है तो ये हो गया 4, 2 टाइम्स 2 है तो ये भी हो गया 4, फिर 3 प्लस 4 ये हो गया 7, उसके बाद 5 प्लस 6 ये हो गया 11 डिवाइडेड बाई 10, फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 11 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 7 ये हो गया 26 डिवाइडेड बाई 10, तो मीन हमारा निकल जाएगा 2.6 इस तरह से। अब ये तो हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख के हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये हमारा सम का नोटेशन है। सम आई इज इक्वल्स टू 1 to 10। तो ये हो गया एक्स आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 10 की जगह में हमारे पास n रखना है। जब फॉर्मूला में लगाना है n इक्वल टू 10 तो हम लोग को 10 लिखना है। तो ये हो गया हमारा सम आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई डिवाइडेड बाई n। और इसको हम लोग जब n इक्वल्स टू 10 रखेंगे तो ये हमारा i इज इक्वल्स टू 1 to 10 हो जाएगा एक्स आई डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब क्या है, एक्स आई हमारा 1 से लेके 10 तक जा रहा है, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। तो ये i इक्वल्स टू 1 रखें तो x1 हो गया, i इक्वल्स टू 2 रखें तो x2 मिल गया, i इक्वल्स टू 3 रखें तो x3 मिल गया, इसी तरह से i इक्वल्स टू n रखें तो xn मिल गया। इसको हम लोगों को जोड़ देना है और n से डिवाइड करना है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 10 था तो हम लोग सिर्फ 10 तक जाएंगे। उसी तरह से n इक्वल्स टू अगर 1000 है तो हम लोग 1000 तक जाएंगे। इस तरह से हम लोग एक साथ इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इन शॉर्ट। ये जब हम लोग कुछ भी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं जिसमें से हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, तो उस समय हम लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि इतना लंबा लिखेंगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, होच पोच हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। अब है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1/2 जब एन ओड, यानी ओड, ओड मतलब विषम संख्या, जब n का वैल्यू ओड। और ये हो जाता है हमारा मीडियन इज इक्वल्स टू एक्स एन बाई टू प्लस एक्स एन बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जब n इवन है। इवन मतलब सम संख्या, ओड मतलब विषम संख्या। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहीं से। यहाँ पे हमारे पास n इक्वल्स टू 10, x1 x2 अप टू x10 था ना, x1 x2 x3 अप टू x10, n का वैल्यू 10। n हम लोग यही वाला देखेंगे जो हमारा डेटा में जितना संख्या है, डेटा का जितना संख्या है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1000 निकला था, n इक्वल्स टू 100 निकला था। अब n का जितना भी वैल्यू होगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो ओड है कि इवन है। अगर ओड नंबर है तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इवन नंबर है तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है इसका डेफिनेशन। अगर n ओड है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर n इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 10 था, तो 10 था तो यहाँ पे n कितना है, इवन है। अब इवन है तो हम लोग इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला। तो मीडियन हमारा कितना निकलेगा, मीडियन इज इक्वल्स टू एक्स 10/2, n की जगह में 10 रख दिया हमने, प्लस एक्स 10/2 प्लस 1, फिर से n इक्वल्स टू 10 रख दिया हमने n की जगह में, और इसको हम लोग पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा x5 प्लस यहाँ पे x5 प्लस 1, तो ये x6 हो जाएगा, x6 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे x5 और x6 का वैल्यू हम लोग डेटा से लिख लेंगे। x5 का वैल्यू कितना था, इसको हम लोग देखते हैं ऊपर में। x5 का वैल्यू था हमारे पास, x5 का वैल्यू था 2 और x6 का वैल्यू भी 2। इसको हम लोग दोनों को लिख देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2। तो ये हमारा मीडियन हो गया। इस तरह से हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 11 आ जाए, अगर n इक्वल्स टू 11 आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग एक और डेटा पॉइंट हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारा n इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 7, तो ये हमारा x 11 हो जाएगा। तो इस केस में अब हम लोग देखेंगे कि n ओड है या इवन है। तो n तो अब ओड हो गया, अब ओड हो गया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब n ओड हो गया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन कितना निकलेगा इसमें, मीडियन हमारा हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू एक्स n/2 प्लस 1, एक्स n/2 प्लस 1, ये पूरा से डिवाइड होगा फॉर्मूला में, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x
11 + 1 / 2, ये कितना हो गया x12/2, तो ये हमारा x6 हो जाएगा। अब x6 का वैल्यू हम लोग डेटा से निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। x6 कितना है, x6 2 है, तो मीडियन हमारा इस केस में भी 2 ही होगा, तो ये हमारा हो गया 2, मीडियन का वैल्यू 2। अब मोड, मोड कैसे निकालते हैं, मोड हमारा होता है डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारे पास दिया हुआ डेटा है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है, जो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये तो काफ़ी आसान है, हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा डेटा आया है। तो हम लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं, डेटा को देखते हैं। यहाँ पे आसानी से दिख रहा है कि 1 4 बार आया है, उससे ज़्यादा कोई भी नंबर अपीयर नहीं है, तो मोड कितना हो जाएगा, जस्ट 1, मोड का वैल्यू हो गया 1। तो ये सब है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स में आते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जब भी कोई फॉर्मूला हम लोग नया नया बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को दिमाग में रख के बनाना होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसका कुछ ज़रूरत होता है जो हम लोगों को चाहिए, तो वही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स का हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है, गुण। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का गुण क्या क्या है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसको आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल, characteristics of ideal measures of dispersion। इसका पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है वो रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मूला क्लियर पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है क्या। ऐसा नहीं कि कोई इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई इसको कोई और उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो सबको पता लग जाना चाहिए कि इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो ये हमारा होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी rigidly defined, it should be rigidly defined, it should be rigidly defined। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लिखने आएगा, तो जो चीज़ अभी हम लोग लिख रहे हैं उसको लिख देना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का, वो आसानी से कैलकुलेट हो जाए, उसमें हम लोग डेटा को डाल के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वो, और वो दूसरों को आसानी से समझ में भी आना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी easy to calculate and easy to understand। तीसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं, तीसरा पॉइंट में क्या होना चाहिए, अब जितना भी हमारे पास डेटा पॉइंट है, जैसे अभी हम लोग मीन निकाल रहे थे या फिर मीडियन निकाल रहे थे या फिर मोड निकाल रहे थे, उसमें हम लोग सारे डेटा को देखें, उसको इम्प्लीमेंट किया, सारा डेटा को इम्प्लीमेंट किया फॉर्मूला में, उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी कुछ वैसा ही होना चाहिए कि जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं वो सारा डेटा को इंक्लूड करे, सारा ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करे। यहाँ पे डेटा को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स में, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इट शुड बी
based on all the observations. फिर चौथा पॉइंट क्या है, अब हमने फॉर्मूला तो बना लिया, अब हम लोग मान के चलिए कि 10 डेटा पॉइंट कलेक्ट कर लिए, फिर उसका फॉर्मूला निकाल के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब पता चला कि हमारे पास 11वां ऑब्जर्वेशन भी आ गया, 12वां ऑब्जर्वेशन भी आ गया। तो अब जो नया डेटा पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग आसानी से उस फॉर्मूला के अंदर डाल सकें, ऐसा हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। और इसको हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग कुछ भी नया चीज़ को उसमें एडिट करते हैं तो उसको हम लोग अमेंड बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इट शुड बी अमेंडेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट शुड बी अमेंडेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब जब भी हम लोग फॉर्मूला में नया डेटा डाल रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो नया रिजल्ट आ रहा है उससे जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं, इट शुड बी अफेक्टेड, इट शुड बी अफेक्टेड as little as possible, as little as possible by fluctuations of some sampling, by fluctuations of sampling। ये जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं ये रियल लाइफ में यूज होता है, जैसे सर्वे वगैरह होता है, डेटा वगैरह हम लोग देते हैं, उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। तो जब हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हो सकता है अगर आपने किसी का एज बताया, किसी का एज पूछा और उसने आपको गलत एज बता दिया, तो वो ज़्यादा तो नहीं डिफरेंस बता सकता है। जैसे कि अगर उसका 30 साल है तो वो 32 28 ऐसे बताएगा, अब इसका 30 है वो 40 तो नहीं बताएगा, तो उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो उस एरर से हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखें, इट शुड बी अफेक्टेड एज लिटिल एज पॉसिबल बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। जब हम लोग सैम्पलिंग में डेटा कलेक्ट करते हैं तो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी एरर है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, ऐसा हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, और उससे जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब हमने फॉर्मूला बना दिया, तो फॉर्मूला कौन से हैं, कौन से हमारे सिलेबस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है हमारे पास, अगर सिर्फ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन कौन से हैं वो पूछेगा तो इसको लिखना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो पहला तो है हमारे पास रेंज, इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, अभी सिर्फ इसको हम लोग लिख लेते हैं, रेंज है। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बाद तीसरा है मीन डेविएशन, उसके बाद चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से क्वार्टाइल डेविएशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग चारों लिखेंगे, आप लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन से अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा या फिर उसका डेफिनेशन नहीं रहेगा। तो हम लोग रेंज का डेफिनेशन देखेंगे, मीन डेविएशन का डेफिनेशन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन देखेंगे, और इस पर अलग अलग क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेंज। तो रेंज में होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, हमारे पास जितने भी डेटा है x1 x2 अप टू xn, xn लिख देते हैं। तो इस सारे डेटा को हम लोग को देखना है, इसमें जो सबसे
बड़ा नंबर है ना, इसको हम लोग लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हम लोगों को ढूंढना है डेटा में से। जो सबसे बड़ा वैल्यू है और जो सबसे छोटा वैल्यू उसको हम लोगों को ढूंढना है, और क्या करना है, जो बड़ा बड़ा वाला वैल्यू है उससे हम लोग छोटा वाला वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बड़े वाले वैल्यू से हम लोग छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, ये आप लोग समझ गए। इसको मैथमेटिक्स में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इसका एग्जांपल हम लोग पिछला वाला डेटा से ही देख लेते हैं। तो पिछला वाला डेटा है हमारे पास, ये डेटा है, इसमें n इक्वल्स टू 11 ही ले लेते हैं। इसका हम लोगों को रेंज निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 7 है, तो इसको हमने लिख दिया 7। अब इसमें ढूंढेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6, इसका रेंज 7 माइनस 1 6। ये सिंपल है, मैथमेटिक्स आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो आप लोग उसको लिख सकें। डेफिनेशन आ सकता है इंपॉर्टेंट, सेम चीज जो अभी हमने बोला उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे द रेंज इज द डिफरेंस, द रेंज is the difference, the range is the difference between two extreme observations, between two extreme observations, between two extreme observations of the distribution, of the distribution if A and B are the greatest, if A and B are the greatest and smallest observations, smallest observations respectively in an observation, then its range is, then its range is, range is equals to a minus b। क्या लिखे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। द रेंज इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम मतलब जो सबसे आखिरी में है, अंत में है। एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो एक एक्सट्रीम हो गया, जो सबसे छोटा है वो एक एक्सट्रीम हो गया, दोनों डेटा के अंत में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो डेटा हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, डेटा किस तरह से बटा हुआ है, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इफ ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो अगर ए हमारे पास सबसे बड़ा वैल्यू है, बी सबसे छोटा वैल्यू, इस चीज को तो अभी हमने देखा था। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये जिस क्रम में आया है ये भी उसी क्रम में आएगा। ए ग्रेटेस्ट है, बी स्मॉलेस्ट है, क्रमवार रिस्पेक्टिवली इन ऑब्जर्वेशन, देन इट्स रेंज इज, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास ए माइनस बी होता है। इसका एग्जांपल हमने जस्ट इसको लिखने से पहले देखा। अब हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये है क्या। क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। मीन डेविएशन, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इफ एक्स आई एफ आई। ये हो सकता है आप लोगों को ये नोटेशन समझ में ना आए, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। और आई का वैल्यू होगा आई इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू n।
is the frequency distribution. Is the frequency distribution. Frequency distribution. Then mean deviation. Then mean deviation from the average A, from the average A is given by mean deviation is equals to 1 by capital N sum over I fi into xi माइनस a, ये मोड के अंदर रहेगा, जहाँ की सम ओवर fi का वैल्यू होगा n, कैपिटल N। अब इसको हम लोग समझते हैं, ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखना है। हो सकता है आप लोग लैंग्वेज भूल जाएं, लैंग्वेज भूल जाएंगे तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए और ये आप लोगों को लिखना होगा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी इसका जरूरत पड़ेगा, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इफ xi fi और i का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा कि ये होता क्या है। तो 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा, कुछ इस टाइप का बना हुआ रहता है। यहाँ पे हमारे पास एक्साइज के वैल्यू होते थे, यहाँ पे हमारे पास fi का वैल्यू होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान के चलिए 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान के चलिए 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सेम वैसे ही है जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले एग्जांपल किया। इसका मतलब क्या होता है कि 1 2 बार अपीयर हुआ है, 2 1 बार अपीयर हुआ है, 3 4 बार अपीयर हुआ है, 4 2 बार अपीयर हुआ है, 5 1 बार अपीयर हुआ है। एक्सआई हमारा दिखाता है कि वो डेटा क्या है और एफआई दिखाता है कितनी बार अपीयर हुआ है। इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सआई आई इक्वल्स टू 1 to n बोला है, मतलब आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा। तो ये हमारा x1 का वैल्यू ये हो गया 1, ये हमारा x2 का वैल्यू हो गया, ये हमारा x3 का वैल्यू हो गया, ये हमारा x4 का वैल्यू हो गया, ये हमारा x5 का वैल्यू हो गया। और उसी तरह से ये हमारा f1 हो गया, ये हमारा f2 हो गया, ये हमारा f3 हो गया और ये हमारा f4 हो गया, यहाँ पे ये हमारा f5 हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज वर्जन में आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग डेटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 बार अपीयर हुआ, 2 1 बार अपीयर हुआ, 3 4 बार अपीयर हुआ, 3 3 3 एंड 3। उसके बाद 4 2 टाइम्स अपीयर हुआ, तो ये 4 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया। तो अभी जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज देख रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था, इसका हमने अलग अलग नाम दिया था। ये x1 था, ये हमारा x2 था, x3 था, x4 था, x5 था, x6 x7 x8 x9 x10, इस तरह से हमने देखा था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर क्लास में आ गए हैं, तो थोड़ा उसको और थोड़ा और आसानी से देख सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा एक बार है, यानी कि जो एक डेटा है उसको हम लोग एक ही नाम देते हैं, उसका हमने नाम दे दिया x1। अब यहाँ पे ये 1 1 यानी कि 1 का वैल्यू x1 है, x1 का वैल्यू 1 है ना। अब इसको हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग x1 इक्वल्स टू 1 लिखते थे, x2 इक्वल्स टू 1 लिखते थे। तो जो सेम डेटा है उसको हम लोग एक ही नाम देंगे। ये हमारा x2 हो गया, फिर ये 3 है, ये सेम डेटा है, इसका वैल्यू भी 3 है, इसको हम लोग x3 बोलेंगे। और ये भी सेम डेटा है 4 पर, तो इसको हम लोग x4 बोलेंगे। और ये अलग डेटा है, इसको हम लोग x5 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब x1 कितनी बार आया उसको हम लोग f1 बोलेंगे, x2 जितनी बार आया उसको हम लोग f2 बोलेंगे,
x3 जितने बार हुआ उसको हम लोग f3 बोलेंगे, और x4 जितने बार हुआ उसको हम लोग f4 बोलेंगे, और x5 जितने बार आया उसको हम लोग f5 बोलेंगे। तो यहाँ पे f1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1 2 बार आया है, इसीलिए 2। अब f2 x2 जितने बार आया है वो होगा, तो ये हमारा 1 हो गया। अब x3 हमारा जितने बार आया है उसको हम लोग f3 बोलेंगे, f3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। फिर f4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 2 बार आया है तो ये हमारा हो गया 2, एंड x5 इज इक्वल्स टू f5 इज इक्वल्स टू 1, तो ये एक बार आया। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, डेटा का ये इंटरप्रिटेशन है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। अब यहाँ से काम की चीज़ें क्या क्या है, f5 और xi और a। अब n कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल N। यहाँ पे जितना भी f5 दिया हुआ है, f1 f2 f3 f4 f5, इसको हम लोग जोड़ेंगे, है ना। सम ओवर i इज इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल n f5, ये हमारा कैपिटल N देगा। इसका फॉर्मूला ये है n निकालने। इसका मतलब क्या है कि जितना भी f है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, सबको जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सबको जोड़ देंगे, तो ये 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 ये हो गया 10। ये हमारा कैपिटल N का वैल्यू है। इस तरह से हम लोग कैपिटल N कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को मिल गया। अब ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैपिटल ए क्या है। कैपिटल ए को हम लोग क्या बोले हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। तो ए मतलब कैपिटल ए मतलब एवरेज है। अब एवरेज का मतलब क्या हो सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मीन होगा, लेकिन नहीं, मीन नहीं। यहाँ पे एवरेज का मतलब या तो मीन हो सकता है, या तो मीडियन हो सकता है, या तो मोड हो सकता है। जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं वो एवरेज होते हैं। तो कैपिटल ए की जगह में या तो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, या तो मोड हो सकता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एवरेज की जगह में आप लोगों को मीन डालना है, या फिर मीडियन डालना है, या फिर मोड डालना है। अगर आप लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोलेगा तो कैपिटल ए की जगह में मीन रखेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने बोलेगा तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल ए की जगह में मीडियन निकाल के रखेंगे, और अगर अबाउट मोड बोलेगा तो मोड निकाल के रखेंगे। मीन मीडियन मोड हम लोगों ने निकालने अभी अभी सीखा है, तो उसको निकाल के आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट द एवरेज कैपिटल ए। तो यहाँ से हम लोग मीन मीडियन या मोड निकालेंगे। अब इसका हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। xi का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे xi का वैल्यू लिखना है, उसके बाद यहाँ पे xi माइनस कैपिटल ए निकालना है। उसके बाद यहाँ पे एक fi के साथ मोड ऑफ xi माइनस कैपिटल ए को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह टेबल बना देंगे तो आप लोगों को आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। एक इसको करके देखते हैं, इसके बाद प्रॉपर क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं। ये तो ऐसे एग्जाम्पल ले लिए थे, तो ये हो गया xi का वैल्यू, x1 का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू हो गया 2, x3 का वैल्यू हो गया 3, x4 का वैल्यू हो गया 4, एंड x5 का वैल्यू हो गया 5। अब fi का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, f1 का वैल्यू है 2, एंड f2 का वैल्यू है 1, f3 का वैल्यू है 4, f4 का वैल्यू है 2, एंड f5 का वैल्यू है 1। अब मोड ऑफ xi माइनस ए निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसानी से क्या दिख रहा है उसी को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मोड ले लेते हैं ना, हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोड हमारा 3 हो जाएगा, तो कैपिटल ए हम लोग ले लेते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 3। मोड जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है या फिर सबसे ज़्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी आया, तो इसमें तो आसानी से दिख जाएगा।
फ्रीक्वेंसी टेबल में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, 4 है, जो कि F3 का वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू 3। तो यहाँ पे ये हमारा मोड देगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू है वो हमारा मोड होगा 3। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा 1 और a का वैल्यू 3, तो मोड में 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे मोड के अंदर x2 का वैल्यू कितना है 2 और कैपिटल A का वैल्यू 3, तो ये हो गया 1। उसके बाद यहाँ पे मोड के अंदर x3 का वैल्यू 3 माइनस मोड का वैल्यू, तो ये हो गया 0। उसके बाद ये हमारा x4 का वैल्यू हो गया 4 माइनस कैपिटल A का वैल्यू 3, तो ये हो गया 1। उसके बाद यहाँ पे x5 का वैल्यू 4 और माइनस 3 कैपिटल A का वैल्यू, तो ये हो गया 2, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए, x1 माइनस कैपिटल A निकाले, x2 माइनस कैपिटल A निकाले, x3 माइनस कैपिटल A निकाले, x4 माइनस कैपिटल A निकाले, x5 माइनस कैपिटल A निकाले। इसी तरह से हम लोगों को निकालते रहना चाहिए। ये हमारा i इक्वल्स टू 1 देगा, ये वाला पूरा का पूरा रो, यानी कि ये x1 होगा, f1 होगा, ये मोड ऑफ x1 माइनस a होगा। और ये वाला रो हमारा i इक्वल्स टू 2 देगा, ये i इक्वल्स टू 3 देगा, ये i इक्वल्स टू 4 देगा, और ये i इक्वल्स टू 5 देगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 के लिए ही सारा काम होगा, यानी कि यहाँ पे x2 होगा, f2 होगा, ये x2 माइनस कैपिटल A होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा f1 माइनस f1 इंटू x1 माइनस a, और यहाँ पे f2 इंटू मोड ऑफ x2 माइनस a, इस तरह से चलेगा, ठीक है। उसी तरह से 3 के लिए, ये 4 के लिए, 5 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं f1 इंटू कैपिटल मोड ऑफ x1 माइनस कैपिटल A। आप लोग इसको लिख सकते हैं रफ में, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, f1 इंटू कैपिटल f1 इंटू मोड ऑफ x1 माइनस कैपिटल A, f1 इंटू मोड ऑफ x1 माइनस कैपिटल A। तो यहाँ पे f1 का वैल्यू है 2 और x1 माइनस a का वैल्यू हम लोग मोड के अंदर में निकाल चुके हैं, तो ये है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4। उसी तरह से यहाँ पे f2 इंटू मोड ऑफ x2 माइनस कैपिटल A निकलेगा, यहाँ पे 1 इंटू 1, ये हो गया 1। उसी तरह से यहाँ पे 4 इंटू 0, ये हो गया 0, और ये 2 इंटू 1, ये हो गया 2, फिर 1 इंटू 2, ये भी हो गया 2। अब हम लोगों को इसको फॉर्मूला में डालना है, कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखिए कैपिटल N का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 10 आया है यहाँ पे, पहले निकाल चुके हैं। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में डालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय n सम ओवर i इक्वल्स टू 1 to n fi इंटू मोड ऑफ xi माइनस कैपिटल। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग पूरा जोड़ेंगे, इस चीज़ को पूरा जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा f1 इंटू x1 माइनस a प्लस f2 इंटू x2 माइनस कैपिटल A। इस तरह से n जहाँ तक है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास n के कहाँ तक है, 5 तक है, तो ये हो गया f5 इंटू मोड ऑफ x5 माइनस a। अब ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, सारा का वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब इसको सबको जोड़ना है और कैपिटल N से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग टेबल के पास ही जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग निकाल चुके हैं, ये सारा वैल्यू है, इन्हीं को हम लोगों को जोड़ना है ना। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4 + 1 5 हो गया, 5 + 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे लिख देंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा सम ओवर f5 मोड ऑफ xi माइनस a। इसका वैल्यू आएगा 9, यहीं पे ऐसे करके हम लिख देंगे। इसका वैल्यू निकल गया, अब इसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो ये 9 आया और कैपिटल N का वैल्यू है 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/10, ठीक है। और इसको फिर फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं 0.9। तो ये हमारा मीन डेविएशन। इसका हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला देखेंगे। अगर किस तरह से अप्लाई नहीं किए हैं तो इसको आप लोग बार बार देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, इतना डिटेल में शायद कोई नहीं बताया। इसको बार बार आप लोग देख सकते देखिएगा, इसका डेफिनेशन क्लियर कीजिएगा और सेम यही प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन भी बताएंगे।
स्टैंडर्ड डेविएशन का आधा चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। अब इसका बस एक फॉर्मूला है, उसमें हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लोग लिखेंगे फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी अभी देखा क्या होता है। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन for the frequency distribution xi fi I is equals to 1 2 3 up to n। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया तो पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर इस तरह का हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मोड के अंदर 1 बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था, सम ओवर एफ आई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सम ओवर आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये एक्स बार क्या है, एक्स बार हमारा मीन है ना, ये हमारा मीन है। और मीन कैसे निकालते हैं हमें पता है, सम ओवर एक्स आई डिवाइड बाय कैपिटल एन का नंबर ऑफ डेटा। इसका एक और फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा हमारा सम ओवर एफ आई एक्स आई। तो अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा, जैसे हमारे पास टेबल यहाँ पे दिया हुआ था, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से टेबल दिया हुआ रहेगा। इसका हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। कैपिटल एन हमने कैलकुलेट किया, एफ आई दिया हुआ रहेगा, डेटा में दिया हुआ, एक्स आई दिया हुआ रहेगा, हम लोगों को एक्स बार कैलकुलेट करना है और उसको एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, उसके बाद रूट में डाल देना है सबको लगा के। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स बार कैसे निकालेंगे। एक्स बार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, उसमें हम लोग एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे डेटा में वापस चलते हैं, किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते थे कि सबको जोड़ देते थे, यानी कि अगर इसको हम लोग देखें, यही वाला डेटा को देखिए, इसका मतलब क्या है, हम लोग 1 को जोड़े 1, फिर 2, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे और जितना डेटा है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। यही तो मीन होता था, 10 डेटा से तो इसको हमने जोड़ डिवाइड कर दिया। ये हम लोग तब करते थे जब इसको हम लोग 1 बोलते थे, x1 बोलते थे, इसको x2 बोलते थे, इसको x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10। लेकिन अब जो सेम सेम डेटा है उसको तो हमने अलग नाम दे दिया है, उसी हिसाब से इसको हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको ऐसे हमने लिखा तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, सेम चीज़ है, 1 2 बार आया है, उसके बाद ये 2 तो एक ही बार आया तो 2 इंटू 1 ही हो गया, तो प्लस ये हमारा 3 4 बार आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, प्लस 4 2 बार आया है, 3 4 बार आया था तो इसको हमने 4 इंटू 3 लिखा, 4 2 बार आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे में 10 तो सेम ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 आया है ये हमारा f1 का वैल्यू है ना। अच्छा इसको 1 इंटू 2 लिखना था, 1 इंटू 2 2 इंटू 1 लिख दिया, तो ये हमारा f2 का वैल्यू है। अब ये हमारा f3 का वैल्यू है, ये हमारा f4 का वैल्यू है, ये हमारा f5 का वैल्यू है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जितने बार 1 आया है उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। f1 इंटू 1 का वैल्यू कितना है x1 प्लस, अब यहाँ पे जितने बार x2 आया है उसको हम लोग f2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितने बार x3 अपीयर हुआ है उतने बार हम लोग f3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा f3 इंटू x3, सेम उसी तरह से ये हमारा हो जाएगा f4 इंटू x4 प्लस f5 इंटू x5 डिवाइडेड बाई n। तो अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा बन जाता है सम ओवर f5 xi डिवाइडेड बाई n। ये हमारा सेम चीज़ है लेकिन इसको हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे।
इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मीन निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू टू 4, 4 प्लस 12 इज 14, सॉरी 4 plus 12 is 16, 16 plus 8, 16 plus 8 is 24, 24 plus 5 is 29 divided by 10। तो ये हमारा मीन आ जाएगा। तो ये हमारा मीन हो गया। तो ये जो हमने मीन निकाला उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर इसका भी हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन हम लोग प्रॉपरली रखेंगे, है ना। अभी फिर हम नहीं समझते, तो इसके लिए हम लोग किस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखे थे एक्स आई लिखते थे, यहाँ पे एफ आई लिखते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए बार, एक्स आई माइनस कैपिटल ए लिखते थे, यहाँ पे हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एफ आई के साथ एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे इसका स्क्वायर के साथ। फिर यहाँ पे इसको हम लोग निकाल के यहाँ पे ऐड करके सबको यहाँ पे जो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे और उसको हम लोग लिख देंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इसका क्वेश्चन हम लोग प्रॉपरली करेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना जो भी हम लोग पढ़ा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक दिन आपके पास टाइम है, कल हम लोग फिर से दूसरा वीडियो में इसको पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इसका लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो।